Hello students, good afternoon. In last class we were discussing about buffer solution and the last point of discussion was the graphical notation of different type of titration which we are doing. So graphical notation of weak acid and strong base titration we did in last class. That was the last point of discussion. So today we will discuss further rest of the things in buffer solution, and just for the sake of recap we'll discuss about we'll start from that portion that was the graphical notation. Okay, so let us start. This buffer solution is very important topic. Alright, see now, suppose in last class we we took as acetic acid. हम लोग क्या लिए थे वहाँ पर? एसिटिक एसिड लिए थे CH3COH. अगर आपको याद हो तो आज के क्लास में हम लोग वो देखेंगे, पिछले क्लास का थोड़ा रिकैप करेंगे और उसके आगे बफर सॉल्यूशन में जो है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं. तो आप देखते हैं CH3COH हमने लिया था लास्ट क्लास में 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, और ऊपर से हमने बाहर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था. उसकी कंसंट्रेशन हमने कितना लेके रखा? 0.1 मोलर. और डिफरेंट वॉल्यूम हमने लिया था, लाइक 25 ml वॉल्यूम यूज़ करा, आपको अगर याद हो 50 ml वॉल्यूम यूज़ करा, फिर 100 ml वॉल्यूम हमने यूज़ करा, और फिर 150 ml वॉल्यूम हमने यूज़ करा उस टाइट्रेशन में. तो आपने देखा होगा कि इसमें जब हम टाइट्रेट करते हैं तो हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा, ग्राफ जो हमने बनाया वो एस टाइप का ग्राफ था. एक्स एक्स पर हमने वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ये हम यूज़ करते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग पीएच यूज़ करते हैं. तो आपने देखा कि पहले जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं था तो सॉल्यूशन की एक सर्टेन पीएच वैल्यू थी, और वो पीएच कितना था? जब सिर्फ ओनली हमारे पास ये वाली थी तो इसका पीएच कितना निकाला हमने? हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ सी, हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ लॉग सी. ये इनिशियली व्हेन देयर वाज NaOH वाज 0, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग नहीं ऐड किए थे तब हमारे को पीएच इस वैल्यू से निकालना होता था. तो ये हमने पीएच पहले ही कैलकुलेट करके रखा. अब क्या होगा कि जब हमने वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड किया तो न्यूट्रलाइजेशन होने लगा, और आपको हमने बताया कि डिफरेंट टाइट्रेशन में, डिफरेंट स्टेज ऑफ टाइट्रेशन में कैसे कैसे हम लोग पीएच निकालते हैं, सॉल्यूशन का नेचर कहाँ कहाँ चेंज होता है. तो अब ये धीरे धीरे पीएच क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और एक सडनली राइज किया. तो जिस पॉइंट पे ये सडनली राइज करता है, जहाँ तक मैक्सिमम पहुँचता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जहाँ पर हम एसिड की इक्विवेलेंट बेस के बराबर हम कर सकते हैं. तो ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच है, इस केस में हमने पीएच देखा 6 to 11 होता है. जब इस केस में हमने पीएच यूज़ करा और वो 6 to 11 है तो हमारे पास एंड पॉइंट हो गई, और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंड पॉइंट होंगे. तो एंड पॉइंट के पीएच कितना हो जाएगा? 6 + 11/2 दैट वाज 17/2 दैट इज 8.5. सो एंड पॉइंट का पीएच वैल्यू कितना होएगा? 8.5. 8.5 जो बेसिक पीएच रेंज में यूज़ होता है, और इसलिए इस तरह के टाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सच इंडिकेटर्स हुज पीएच रेंज इज फ्रॉम 6 to 11 दैट कैन बी यूज्ड, 6 to 8 दैट कैन बी यूज्ड, 8 to 10 दैट कैन बी यूज्ड. तो जो हमारे 6 to 11 के बीच में जो भी इंडिकेटर आता है उस इंडिकेटर को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. और बेस्ट इंडिकेटर हम लोग क्या यूज़ करते थे? फेनोप्थेलीन. बेस्ट इंडिकेटर क्या यूज़ करते थे? फेनोप्थेलीन, जिसकी पीएच रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 8 से 10 तक होती है. सो 8 to 10. फिनाइल रेड वो यूज़ कर सकते हैं. सो जो भी इंडिकेटर हमारे को बेसिक पीएच रेंज वाला होता है वो इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. फिर आपने देखा कि इसके जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी है, जहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, और इसकी पीएच कितनी लिखी जाएगी? इसकी पीएच हो जाएगी पीएच इज इक्वल्स टू पीके, जिसको आप क्या बोलते हो? दिस कंडीशन इज द मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी. दिस कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी और बफर कैपेसिटी. ऑलराइट, अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन का स्टेज था वो कैसा था? नॉर्मल बेसिक सॉल्यूशन. नॉर्मल बेसिक सॉल्यूशन. ओके, नॉर्मल बेसिक सॉल्यूशन, जिसमें हमने फोर्थ कंडीशन में हमने पीएच कैलकुलेट किया था. तो ये था हमारे को लास्ट
लास्ट क्लास के लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आज हम लोग इसके आगे करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किसका टाइट्रेशन किया था? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किया था। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हेन वीक एसिड टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन आज हम लोग करेंगे। तो मान लेते हैं फिर से हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने क्या किया? इस बीकर में हमने वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। कितना? 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ले लिया और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? अब HCl ऐड कर रहे हैं और HCl की कंसंट्रेशन हमने कितना रखा है? सेम कंसंट्रेशन लेते हैं 0.1 मोलर की और डिफरेंट वॉल्यूम अब इसकी यूज़ करते हैं। तो अगर मान लो इसकी वॉल्यूम हमने यूज़ करा, लेट्स से फर्स्ट कंडीशन इज 25 ml। फर्स्ट कंडीशन में हमने 25 ml वॉल्यूम यूज़ करा, सेकंड कंडीशन में हमने 50 ml वॉल्यूम यूज़ करा, थर्ड कंडीशन में हमने 100 ml वॉल्यूम यूज़ करा और फोर्थ कंडीशन में बेटा 150 ml यूज़ करा। तो अगर मान लो हमने 4 अलग अलग वॉल्यूम लेकर के फिर से टाइट्रेशन करते हैं, तो अब इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो ऑब्वियसली अब हम यूज़ करेंगे एक रिएक्शन जिसमें हम लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स राइज टू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2O। इस तरह के क्वेश्चंस राइट यूजुअली IIT एडवांस के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर हम बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस या टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर हम मैट्रिक्स मैचिंग में यूज़ करें या पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में यूज़ करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही राइट लॉजिकल क्वेश्चंस होता है। इसको करना बहुत ईजी होता है। आप 100% मार्क्स इसमें फेच कर सकते हैं बिना विदाउट एनी हेजिटेशन। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको ध्यान से फोकस रखते हुए, कंसंट्रेशन रखते हुए आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी वैल्यू अगर इधर उधर हो गई तो आपको अल्टीमेटली आंसर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो फर्स्ट केस में अगर हमने फर्स्ट केस में 25 ml वॉल्यूम लिया है, तो ये हमारे पास था 10 मिलीमोल 100 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 10 मिलीमोल्स, और यहाँ पे हमने क्या लिया? 2.5 मिलीमोल्स, जबकि ये 0 और 0 था। आपको दिख रहा होगा कि 0 और 0 था इस कंडीशन में। अब अगर जब ये कब था? जब टाइम वाज 0, व्हेन टाइम इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, टाइम जब इक्विलिब्रियम के हो गए, तब वहाँ पर क्या हुआ कि ये 2.50 बन गया, लेकिन ये बच गया कितना? 7.5 मिलीमोल्स। तो ये बन गया कितना? 2.5 मिलीमोल्स, और ये कितना बन गया? 2.5 मिलीमोल्स। तो अब देखो बेटा, इस केस में फिर से हमारे पास दो अलग अलग कंसंट्रेशन है। एक तो वीक एसिड की कंसंट्रेशन है और दूसरा उसके कॉन्जुगेट एसिड का वीक बेस का कंसंट्रेशन है, और दूसरा कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन है जो नॉन जीरो है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन का नेचर है बफर सॉल्यूशन। ये कौन सा बफर सॉल्यूशन? बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये कैसा है? बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए आप क्या निकालेंगे बेटा? पीओएच पहले निकालेंगे, और ये पीओएच कितना होएगा? सो पीकेबी माइनस राइट लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आयोन बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस। ये तो करना है आपको। तो पीकेबी, अगर इसके पीकेबी वैल्यू दिए हों और लेट से इसकी पीकेबी वैल्यू दी है 4.74, दैट इज गिवन राइट 4.74, 4.76 जो भी दिया होता है, तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 4.74 हमारे को दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई वीक बेस। तो अब इस केस में पीकेबी कितना है बेटा? 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है? 2.5 डिवाइडेड बाई बेस कितना है? 7.5 मिली कैंसिल, मोल कैंसिल, सो 1/3, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पीओएच निकल जाएगा। फिर आप पीएस निकाल सकते हैं, विच इज 14 माइनस पीओएच। ऑलराइट, सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं किस पर? 50 ml पे। सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं 100 ml पे। सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं 150 ml पे, और फिर आप डिफरेंट ग्राफ भी इसके लिए बना सकते हो। देखो ओके, सो नाउ
अब अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में जाएं, सेकंड कंडीशन में हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है कितना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है 10 मिलीमोल्स, लेकिन हमने HCl ऐड करा है और HCl कितना ऐड करा है 5 मिलीमोल्स। हमारे पास बना क्या, अमोनियम क्लोराइड और वाटर। सो ये कितना है 0 and 0 व्हेन T was 0। एट इक्विलिब्रियम टाइम क्या हुआ, तो ये घट के 0 हो गए और ये घट के 5 मिलीमोल्स हो गए, ये घट बन के 5 मिलीमोल्स हो गया और ये 5 मिलीमोल्स हो गया। अब इस कंडीशन में देखो ये भी 5 मिलीमोल्स और ये भी 5 मिलीमोल्स। अगेन द कंडीशन इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। If it is basic buffer solution, again pOH can be calculated, that is pKb plus log of salt by acid. So 5 millimoles divided by 5 millimoles. So this is equals to pKb. So pOH कितना हो गया, pKb के बराबर, तो आप यहाँ से pH निकालोगे 14 माइनस pOH। ओके, थर्ड कंडीशन ऑफ टाइट्रेशन में आपने ये कितना लिया, बेस 10 ml, एसिड कितना लिया 10 मिलीमोल्स, ठीक है। तो ये कितना था 0 और 0, और ये कितना बच गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना बन गया 10 मिलीमोल्स, ये कितना बन गया 10 मिलीमोल्स। तो अब हमारे पास केवल सॉल्ट है, एसिड तो 0 हो चुका है। तो इस केस में pH मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, pH इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग salt hydrolysis concept. pH is calculated by using salt hydrolysis concept. नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन में आ जाएं। सो फोर्थ कंडीशन में जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो अब हमारे पास बेस कितना है 10 मिलीमोल्स, बट एसिड कितना लिया हमने 15 मिलीमोल्स, ये दोनों 0 0 थे। अब ये घट के क्या बच गया 5 मिलीमोल्स, ये घट के 0 मिलीमोल्स, और ये कितना है 10 मिलीमोल्स, ये कितना है 10 मिलीमोल्स। अब देखो इसमें सॉल्ट पहले जितना है अभी भी उतना ही है, लेकिन जितना हमने एक्स्ट्रा एसिड इसमें ऐड करके रखा है, जितना हमने एक्स्ट्रा एसिड ऐड करके रखा है वही एक्स्ट्रा एसिड आपको यहाँ अपीयर हुआ। जब एक्स्ट्रा एसिड इतना अपीयर हुआ तो अब अपन pH निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे को क्या बच गया H+। सो H+ का मोलर कंसंट्रेशन कितना बचा है, H+ का मोलर कंसंट्रेशन कितना बचा है बोलो, तो इस केस में हमारे को बचा है 5 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज 150 प्लस 100, दैट इज 250 मिलीलीटर। मिली is cancelled, so moles per liter 1/50, so this is equals to 1/50 mole per liter is the concentration of H+, so we'll get the pH at this condition, negative log of H+ molar concentration. I hope you understood, all right, about this buffer solution. Now if we draw the graph for this type of titration, see, if we draw the graph for this type of titration again, so on x-axis we have taken, that is volume of HCl added, and on y-axis we have taken pH of solution. Okay, so now since we have taken ammonium hydroxide solution earlier, so their pH must be in the basic pH range more than 7. So let's say their pH range is in somewhere in basic pH range, and their pH is calculated is equals to 1/2 of pKb minus 1/2 of log of C for ammonium hydroxide when HCl was 0. Okay, and their pH is found to be over here, so this pH is found to be at this place. All right. Now when HCl is added, so by the addition of HCl, all right, what will happen, the H+ concentration, what will happen over there, अगर हम लोग HCl अगर ऐड करें, तो अगर हम HCl ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा, HCl से H+ कंसंट्रेशन आवेगा और OH माइनस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप इस केस में क्या बोलेंगे कि pH उसकी डिक्रीज करने लगेगी, पहले जितना pH था अब वो pH कम हो जाएगा।
ठीक है ना। pH अभी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी बाय द एडिशन ऑफ H प्लस, तो ऑब्वियसली उसकी pH डिक्रीज होने लगेगी। अब ये जो pH डिक्रीज होगी वो फर्दर, क्योंकि ये वीक बेस का टाइट्रेशन है तो तुरंत तो डिक्रीज नहीं होगी, फर्दर ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। एक सर्टेन पॉइंट होंगे जहां पर इसकी ग्राफ इस तरह की होगी जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है, अगेन इस पॉइंट को आप क्या यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या हुआ, यहां से यहां तक का जो नेचर है सॉल्यूशन का वो क्या है, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगेन जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दिस इज मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी। सो एट दिस प्लेस pH इज इक्वल्स टू कितना, pKb। सो pH इज इक्वल्स टू pKb itself. So pH is equals to pKb. Understood? pH is equals to pKb. So this is their equivalence point. End point अगर हमें निकालना है तो end point हम क्या निकालेंगे, average of their equivalence point. तो ये रेंज अगर हमें पता हो तो ये रेंज यूजुअली हमारे को होता है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कितना से कितना तक, 3 to 8। कितना से कितना तक, 3 to 8। तो अगर ये 3 to 8 है तो एंड पॉइंट हमारे को कितना हो जाएगा, 11/2, दैट इज 5.5। व्हाट डज इट मीन, द न्यूट्रल सॉल्यूशन मस्ट बी इन द pH रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। सो न्यूट्रल सॉल्यूशन किस रेंज में है, pH रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन में है, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5.5। सो ऐसा इंडिकेटर जिसकी pH रेंज 3 to 8 हो रही हो, दैट इंडिकेटर कैन बी यूजफुल फॉर देम। सो ऐसा इंडिकेटर जो pH रेंज 3 to 8 के बीच में हो रही हो, उस इंडिकेटर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ऐसे इंडिकेटर में यूजुअली हम क्या लेते हैं, यूजुअली हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, मिथाइल रेड यूज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी ऐसा pH, कोई भी ऐसा इंडिकेटर जिसकी pH रेंज एसिडिक pH रेंज में होती हो, लेस देन इन बिटवीन 3 to 8 हो, दैट इज मोस्ट सुटेबल और राइट इंडिकेटर फॉर सच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। सो इस टाइट्रेशन में हमारे को एंड पॉइंट की pH कितनी निकल गई, 5.5। दैट इज व्हाट, कि ये pH रेंज कहाँ है, एसिडिक सॉल्यूशन के pH रेंज में है, और इस तरह से हम इसमें यूज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब देखो एक और टाइट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइट्रेशन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट थर्ड वन। ओके, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ वीक बेस। वीक एसिड का वीक बेस के साथ अगर हम लोग टाइट्रेशन करें तो अब अगर मान लो हमारे पास एसिटिक एसिड है और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम ऐड करें तो ये अमोनियम एसिटेट बनेगा और वाटर बनेगा। या तो आप एसिडिक एसिड की सॉल्यूशन यूज कर सकते हो बीकर में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो और एसिटिक एसिड आप ऐड कर सकते हो। दैट इज योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग मान लें कि हमने क्या लिया है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है और वही सेम कंसंट्रेशन सेम वॉल्यूम हमने यूज करा है फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन। अब इसमें हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, सेम कंसंट्रेशन 0.1 मोलर के डिफरेंट वॉल्यूम में लेकर के, ठीक है। तो अब मान लो फर्स्ट कंडीशन में हम ले आते हैं 10 मिलीमोल्स और ये 2.5 मिलीमोल्स, जहां पर हमने वॉल्यूम क्या क्या यूज किया, तो मान लेते हैं कि हमने वॉल्यूम 25 ml यूज किया, फिर हमने 50 ml यूज करा, फिर हमने 100 ml यूज करा और फिर हमने 150 ml यूज करा, ठीक है। सो अब इस केस में हम देखें ये 0 और 0 तो है, अब ये डिक्रीज होकर के 0 हो गया और ये 7.5 मिलीमोल्स, ये कितने बच गए बेटा, 2.5 मिलीमोल्स बन गए और ये 2.5 मिलीमोल्स। ओके, सो फर्दर हमारे पास क्या है, वीक एसिड और सॉल्ट हैं, ठीक है ना, जो बचे हुए हमारे पास। तो ये दोनों अगर हमारे पास बचे हुए हैं तो फर्दर हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी कैसा नेचर है, बफर सॉल्यूशन का नेचर है। सो दिस इज ऑल्सो बफर सॉल्यूशन। ऐसे बफर सॉल्यूशन जिसमें कॉन्जुगेट आयंस में एसिड आयंस और बेस आयंस दोनों होते हैं और इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। फर्दर अगर हम लोग सेकेंड टाइट्रेशन ले लें, सेकेंड टाइट्रेशन में यहाँ पर हमारे पास 10 मिलीमोल है, दूसरा हमारे पास 5 मिलीमोल है, ये भी 0 0 है,
अब ये 5 मिलीमोल घट के 0 हो गया और ये घट के 5 मिलीमोल बच गया, तो यहाँ बना कितना 5 मिलीमोल एंड 5 मिलीमोल। ठीक है, थर्ड कंडीशन में फिर हमारे पास क्या हो गए, pH इज इक्वल टू pK itself because we have taken, so ammonium hydroxide is added externally to them. Since ammonium hydroxide is added externally to them, therefore we are using this, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन में अगर देखें तो ये हमारे पास 10 मिलीमोल है, ये हमारे पास 10 मिलीमोल है, ये 0 0 था लेकिन ये घट के अब 0 हो गया, ये घट के 0 हो गया और ये कितना रहा हमारे पास 10 मिलीमोल्स और ये कितना रहा 10 मिलीमोल्स। तो अब हमारे पास ये जो निकला, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। किसके, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहां से निकालेंगे बाय यूजिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में आ जाए। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमने यहां 10 मिलीमोल्स लिया है, हमने यहां 15 मिलीमोल्स लिया है, ये 0 और 0 है, ये घट के कितना बच गया बेटा 5 मिलीमोल्स और ये कितना हो गए 0, ये कितना रह गए 10 मिलीमोल्स, ये कितना रह गए 10 मिलीमोल्स। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास ये तो चेंज नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहा। अब 5 मिलीमोल्स ये एक्स्ट्रा बच गए, हमारे पास एक्स्ट्रा OH माइनस बच गया कितना 5 मिलीमोल्स। ठीक है, अब 5 मिलीमोल्स बच गया तो अपन क्या कर सकते, pOH कैलकुलेट कर सकते और फिर हम लोग pH कैलकुलेट कर सकते। अब इस केस में अगर हम ग्राफिकल नोटेशन दिखाएं तो ग्राफिकल नोटेशन कैसे देखेंगे वो देखिए। एक्स एक्सिस पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एडेड। वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं हम लोग, pH ले रहे हैं। तो अब अपन यहाँ पे एसिटिक एसिड जिसकी pH वैल्यू हाफ ऑफ pK माइनस हाफ ऑफ log C थी, अब ये ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा होता है। ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ। सो अब यहां देखें, अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट में ये जो पॉइंट दिख रही है ये थोड़े हमारे को लग रहे हैं यही इसकी इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये इसकी इक्विवेलेंस पॉइंट है। वाई ऐसा, वाई इट इज सो, बिकॉज ये दोनों क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है वीक एसिड और वीक बेस हैं। तो वीक एसिड है वीक बेस है, तो हालांकि दिखाने के लिए हमें कैलकुलेशन में हमें देखा कि डेटा हमें यूज करने के लिए ऐसा किया, लेकिन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो हो नहीं रहा, यहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है। तो ये जो आपने देखा ये जो कहां से कहां तक है, दिस इज फ्रॉम 6 to 8। इफ इट इज फ्रॉम 6 to 8, सो इक्विवेलेंस पॉइंट की रेंज यहां पर कितनी हो रही है, दैट इज देयर इक्विवेलेंस पॉइंट रेंज विच इज इक्वल टू फ्रॉम 6 to 8। तो एंड पॉइंट की pH कितनी हो गई बेटा, एंड पॉइंट की pH हो गई 14/2, दैट इज 7 हमारे को देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, ऑलराइट, अच्छा सुनने में अच्छा लग रहा है कि 7 दैट इज द पॉइंट विच इज न्यूट्रल पॉइंट, सो नेट सॉल्यूशन इज, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन दिस केस ओवर हियर। बट यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, आप इसके pH अगर निकालते हैं तो आप यहाँ से pH निकालते हैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यूज करके, राइट। तो ये एग्जैक्टली 7 नहीं होता, नियरली अबाउट 7 बोलते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों वीक एसिड है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ही होगा। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के केस में हम यहाँ पर यूज करते हैं इसको। अब देखो, जब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है और उसकी इक्विवेलेंट पॉइंट 6 to 8 है, तो इस कंडीशन में हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, जिस इंडिकेटर के pH वैल्यू 6 to 8 के बीच में आए। तो 6 to 8 के बीच में कौन सा इंडिकेटर, नन ऑफ द इंडिकेटर्स आर देयर इन बिटवीन 6 to 8, सो नन ऑफ द इंडिकेटर कैन बी यूज्ड। इस तरह के टाइट्रेशन के लिए नन ऑफ द इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर हम यूज नहीं करते हैं। तो नन ऑफ द इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर सच टाइट्रेशन। हाउएवर लिटमस पेपर थोड़ा बहुत रिजल्ट देता भी है, ठीक है ना, हाउएवर लिटमस पेपर थोड़ी रिजल्ट देता है, ठीक है। हाउएवर देयर इज ए टेस्ट विच इज लिटमस टेस्ट फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये क्या था, वीक एसिड एंड वीक बेस के टाइट्रेशन, वीक एसिड एंड वीक बेस के टाइट्रेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब हम लोग नेक्स्ट टाइट्रेशन एक और करते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइट्रेशन करते हैं कि जहां पर हम लोग H2CO3 ले लेते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। ठीक है, H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम टाइट्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NaHCO3 एंड वाटर फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन में। सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन जब आना है तो देखेंगे, मान लो अपन ने यहां पे 10 मिलीमोल्स फर्स्ट कंडीशन में यूज करा, तो हमने H2CO3 लिया है, अब इस सॉल्यूशन में H2CO3 लिया है और ये हमने लिया है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर। अपन क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालते हैं और वो भी 0.1 मोलर। ऑलराइट, अब देखो, मान लो फर्स्ट कंडीशन में हमने 25 ml वॉल्यूम लिया, सेकेंड कंडीशन में हमने 50 ml वॉल्यूम ले लिया, थर्ड कंडीशन में 100 ml वॉल्यूम ले लिया, फोर्थ कंडीशन में 150 ले लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट कंडीशन में 200 ml ले लिया और नेक्स्ट कंडीशन में 250 ml ले लिया। देखते हैं, ये डेटा हमें यूज करनी है टाइट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने 25 ml लेना है, सेकंड कंडीशन में 50 ml लेना है, थर्ड कंडीशन में 100 ml लेना है, फोर्थ कंडीशन में 150 लेना है, फिफ्थ कंडीशन में 200 ml लेना है, सिक्स कंडीशन में 250 ml लेनी है। तो जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन यूज करते हैं, यहां पर 2.5 मिलीमोल्स अगर हम ऐड करें, 2.5 मिलीमोल्स अगर हम ऐड करें और ये हमारे पास 0 और 0 है, तो ये घट के कितना हो जाएगा 0 और ये घट के कितना होएगा 7.5 मिलीमोल्स। ये बनेगा कितना बेटा 2.5 मिलीमोल्स, ये कितना है 2.5 मिलीमोल्स। अब बताओ ये और ये क्या है, बफर सॉल्यूशन के रेंज है कि नहीं, क्योंकि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, सो ये हमारे को क्या हो गया एसिडिक बफर सॉल्यूशन ABS। तो pH आपको निकालना हो तो यहां से निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू pKa1 बिकॉज फर्स्ट आयनेशन। H2CO3 लिया है और इसकी H2CO3 की pK1 दी हुई है, मान लेते हैं कि pK1 दिया है 6 और pK2 हमारे को दिया है विच इज 9, लेट्स से assumed। सो pK1 प्लस log ऑफ 1/3। ओके, सेकेंड कंडीशन में आप यूज करते हैं, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड टाइट्रेशन। जब हमारे पास ये 10 मिलीमोल्स हैं और हमारे पास ये कितना लिया, तो ये हमने 5 मिलीमोल्स ले लिया और ये 0 थे। अब ये घट के 0 हो गए और ये घट के कितने रह गए 5 मिलीमोल्स और ये बना कितना 5 मिलीमोल्स, ये कितना है 5 मिलीमोल्स। तो ठीक है बेटा, अब ये देखो दोनों फिर क्या हो गए बफर सॉल्यूशन। कौन सा बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कैसा बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम pH निकाल सकते हैं अपन, इस कंडीशन में pH कितना हो जाएगा, pH इज इक्वल टू pK1, pH इज इक्वल टू pK1। हम लोग नेक्स्ट कंडीशन सी में आते हैं। जब हमारे पास H2CO3 कितना है 10 मिलीमोल्स, NaOH कितना है बेटा, NaOH जो क्या बना रहा NaHCO3 प्लस H2O। तो NaOH हमने कितना लेके रखा है, अब हमने 10 मिलीमोल्स लेके रखा है और ये कितना है बेटा 0 and 0। ये घट के क्या हो गए 0 और ये घट के 0 हो गए, ये बना कितना 10 मिलीमोल्स।
ये बना कितना 10 मिलीमोल्स। ऑलराइट, अब इस कंडीशन में देखो बेटा आपके पास सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्यूशन है, नो मोर एसिड, नो मोर बफर। सो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दिस इज, ये जो है ना ये पर्टिकुलर NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑलराइट, तो ये क्या है, दैट इज एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, सॉल्ट्स ऑफ एम्फीप्रोटिक, सॉल्ट्स ऑफ एम्फीप्रोटिक आयोन्स, एम्फीप्रोटिक आयोन्स। अब उसके लिए अगर अपन पीएच कैलकुलेट करेगा तो कैसे कैलकुलेट करेगा, दैट इज हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। हमने आपको फॉर्मूला डेराइव करके बताया था कैसे होता है, हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2। तो यहां पे अपन हाफ ऑफ pK1 प्लस pK2 करके इसकी pH निकाल देगा, नो प्रॉब्लम। अब अपन डी वाले कंडीशन में आएगा, डी वाले टाइट्रेशन में, जहां पर हमारे को 150 ml हमने लिया है। तो अब ये हमारे पास तो 10 मिलीमोल्स हैं, लेकिन अब हमने बेस कितना लिया बेटा, 15 मिलीमोल्स। ये 0 और 0, अब ये घट के क्या हो गए 0, लेकिन ये बच के कितने हो गए 5 मिलीमोल्स। ये कितने हो गए बेटा 10 मिलीमोल्स। और ये अब देखो ये हमारे को 10 मिलीमोल्स और ये कितने हैं 10 मिलीमोल्स। हमारे को इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में 5 मिलीमोल एक्स्ट्रा OH माइनस बचा है। तो जब 5 मिलीमोल्स एक्स्ट्रा OH माइनस बचा है और सॉल्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अब इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी अभी एक प्रोटॉन रिप्लेसेबल है। तो अब इसकी सेकेंड आयनेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो सेकेंड आयनेशन क्या होएगा, NaHCO3 प्लस NaOH गिव्स राइज टू Na2CO3 प्लस H2O। अब इसमें NaHCO3 हमारे पास कितना है, सो NaHCO3 हमारे पास है, यहां देखो 10 मिलीमोल्स बचा हमारे पास, तो ये 10 मिलीमोल्स है। NaH एक्स्ट्रा कितना बचा हमारे पास 5 मिलीमोल्स। ये दोनों हमारे पास कितने हैं 0। अब ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो ये 0 हो गया और ये 5 मिलीमोल्स बचा, ये 5 मिलीमोल्स और ये 5 मिलीमोल्स। अब देखो आपके पास Na2CO3 और NaHCO3 की इसके, ये अगर सॉल्ट है तो ये उसकी एसिड है, ये अगर एसिड है तो ये इसके कॉन्जुगेट बेस है। तो ये दोनों अगर नॉन जीरो कंसंट्रेशन में है तो फिर से एक नया बफर बना वहां पर। सो फिर से ये क्या हो गए बफर सॉल्यूशन, ये क्या हो गए बफर सॉल्यूशन। सो ये हो गए बफर सॉल्यूशन। अब इसमें अगर अपन pH निकालेगा तो pH इज इक्वल टू pK, कौन सी सेकेंड वाली, तो pK2 प्लस log of salt by acid 5/5 fortunately, so that is 1, so therefore pH is equals to कितने हो गए इस केस में pK2, that is fortunate। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट अपन यहां से रब करते हैं इसको। नेक्स्ट टाइट्रेशन है हमारे ई वाले। ई वाले में क्या है हमारे पास 200 ml है, देखो